जो भी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताए हैं वो सब मैंने इस सेशन में इंक्लूड कर दिए हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके माउथ के साथ। तो आप सबको पता है माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपने ये पूछना था कि हाउ द फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों किया जाता है बेटा? सेपरेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं उनमें सेपरेट इसीलिए होता है क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही इन्फॉर्म कर चुकी थी, होने वाला है आपका डाउट सॉल्विंग सेशन, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुकी थी कि हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डलवाया था। इवन जो मैंने आपके सेशंस लिए थे उसमें भी आपने जो भी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताए हैं वो सब मैंने इस सेशन में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब मेक श्योर आप जरूर करना कि इस पूरे सेशन को वॉच आउट करो, क्योंकि भाई देखो ऑलरेडी आप लोग के इतने सारे डाउट्स हैं, नहीं वॉच आउट करोगे नहीं क्लियर अप होंगे। और जो भी डाउट्स लिटरली मैं बता रही हूँ, जो भी बच्चों ने डाउट्स बोले हैं, बताए हैं कमेंट सेक्शन में, वो हर एक कंसेप्ट को मैंने उमंग के सेशन में इंक्लूड किया था। इट मीन्स मेरे बच्चों ने वो उमंग के सेशंस ठीक से चेकआउट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनके वो डाउट्स आ रहे हैं। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि आप इस सेशन में अपने वो डाउट्स को क्लियर कर लो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन। देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, जस्ट वेटिंग फॉर सक्सेस। देखो फेलियर नाम की चीज होती है, लेकिन आपको उसको ऐसे परेशान नहीं होना उसके लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो फेलियर चीजें आपको कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स याद दिलाती हैं, जिसको आपको रिव्यू करके ठीक करना है और अच्छे से अपने कमबैक के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलो तो लेट्स गो विद द वेरी फर्स्ट डाउट मेरे प्यारे बच्चे का, दैट इज द मैम माय डाउट्स आर। ठीक है, तो ये पल्लवी जी ने हमसे पूछा है कि मैम डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है फूड में, एलिमेंट्री कैनाल में, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके माउथ के साथ। तो आप सबको पता है माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये सलाइवरी अमाइलेज जो बच्चा होता है ना, ये आपके स्टार्च का डाइजेशन करवाता है। क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करवाता है। किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में उसे कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में उसे कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला आपका एंजाइम तो ये हो गया। दूसरा एंजाइम होता है आपके पेट के अंदर, दैट इज द पेप्सिन, जिसे एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? एक्टिवेटेड बाय HCl, है ना। कौन एक्टिवेट करता है? एक्टिवेटेड बाय HCl। ठीक है, HCl एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन को आधा ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, पूरी तरीके से प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट करता है, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। प्रोटीन जो होते हैं वो आपके अमाइनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन्स को पार्शियली ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, वो पार्शियल ब्रेकडाउन का जो सब्सटेंस है वो आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, बट पार्शियल ब्रेकडाउन का मीनिंग यही होता है कि प्रोटीन को वो आधा ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड एंजाइम जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। थर्ड एंजाइम हमको पढ़ने के लिए मिलेगा आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब ये याद रखना, लिवर जो बाइल जूस सिंथेसाइज कर रहा है वो एंजाइम नहीं होता है। याद रखना, वो एंजाइम नहीं होता है, तो वो एंजाइम की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगा। एंजाइम की कैटेगरी में पेनक्रियास के एंजाइम्स इंक्लूड होंगे, दैट इज द ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ट्रिप्सिन, अब पेट से आपका पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो आता है, आपका पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब पेट से आपका जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आता है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। फिर ये अगेन अमाइलेज क्या कर रहा है?
आपका कार्ब्स का डाइजेशन फर्दर कार्ब्स को और ज्यादा तोड़ रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है। और लास्ट में आपने पढ़ा था लाइपेज जो कि फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो ये सारे आपके एंजाइम्स हो गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में एक्सेसरी एंजाइम्स की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो अब भाई आपको डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ध्यान से देखना। इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाली हूँ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं हम आपके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आपके दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनहेलेशन, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, क्या करते हैं, इनहेल ऑक्सीजन। एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल CO2, ठीक है, एक्सहेल CO2, ठीक है, बस इतना काम होता है। तो इनहेलेशन में एक्चुअली में बेटा होता क्या है, हमारा ये जो रिब केज होता है ना, रिब केज मतलब हड्डियों का ढांचा हमारा जो, तो रिब केज जो होता है, जब भी हम सांस को अंदर ले रहे होते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन, तो ये रिब केज जो है इट मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ बढ़ जाता है। और आपका जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम जो डोम शेप्ड मसल होती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, वो डोम शेप्ड मसल आपकी फ्लैटन हो जाती है इस तरीके से आपका इस तरीके में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर इसीलिए होता है ताकि आपके लंग्स के अंदर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो रिब के जब हम इनहेलेशन करते हैं तो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, बल्जेस आउटवर्ड, एंड हमारा डायफ्राम जो होता है इट मूव्स डाउनवर्ड और फ्लैटेंस, जिसकी वजह से एयर जो होती है उसकी कैविटी हमारे लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाती है और हवा हमारी जल्दी से अंदर भर जाती है। तो ये होता है इनहेलेशन का प्रोसेस जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट क्या, हमने जैसे ही सांस छोड़ी, ठीक है, ऐसे किया तो मेरे जो रिब केज होंगे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद हमारा ये जो डायफ्राम है ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है, मूव्स अपवर्ड, ठीक है। और क्या होती है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो बस ये होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब तक मैं बताऊं तो इससे रिलेटेड आपका बस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसीजर होता क्या है। फिर भी आप लोग एक बार एनसीईआरटी को रीड जरूर कर लेना, ठीक है, रीड कर लेना, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ रहे थे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन बताना है, ठीक है। तो फैट का जो डाइजेशन होता है सबसे पहले करता है आपका बाइल जूस। तो आप सबको पता है लिवर क्या करता है, सिंथेसाइजेस बाइल जूस। लिवर क्या करता है, सिंथेसाइजेस बाइल जूस, है ना, बाइल जूस को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। और यही बाइल जूस आपका कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जाकर के, ठीक है। अब भाई आपका जब खाना, आपका जो खाना है वो स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर रहा होता है तो आप सबको पता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो भाई बाइल जूस के दो काम होते हैं। सबसे पहला काम बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं हम लोग, उसको क्या करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, क्या करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। जैसे कि बड़ा बड़ा फैट का ग्लोब्यूल होगा, सो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब ये करने का पर्पस उसका इसीलिए रहता है क्योंकि फैट जो होता है बड़ा ही ढीठ होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके ही आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम बाइल जूस का होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वैसे ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वाला एक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। और दूसरा एक्शन बाइल जूस क्या करता है, आपके जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक खाना आया है आपके स्टमक में से, उसको एल्कलाइन बनाने का काम करता है। अब बताएं क्या होता है फर्दर, आपके ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो है ना, इनके ऊपर आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जो कि आपने पढ़े हैं लाइपेज। ये जो लाइपेज होता है ये होता है आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक मीडियम एल्कलाइन नहीं हो जाता। एल्कलाइन मीडियम ऑलरेडी बाइल जूस बना चुका है, फैट को भी तोड़ चुका है, तो वो मीडियम को एल्कलाइन बनाने के बाद क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस को एक्टिवेट कर देता है।
उसमें से जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फर्दर इन छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स को और छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। और इस तरीके से जब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो ये सारी चीजें अपने बेसिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना सा चीज होती है, ठीक है। आई होप पल्लवी जी अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये आपके तीनों डाउट्स के आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चे का डाउट ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट एंड फूड्स ब्रीफली। मनदीप बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट कुछ नहीं होता है, आपने ये पूछना था कि हाउ द फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट्स। तो देखो जो भी बच्चे का ये डाउट है कि खाना आपका फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, बता रही हूं। जैसे कि ये सपोज करो आपका जाइलम हो गया, ध्यान से सुनना, ये मैंने आपका जाइलम बनाया जिसमें पानी का क्या होता है, वाटर का कंटेंट काफी हाई होता है। क्या होता है, वाटर का कंटेंट काफी हाई होता है। इसी के जस्ट बगल में आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, और फ्लोएम में भी दैट टू सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होती है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। और ये कंपेनियन सेल्स जो होते हैं आपके कहीं ना कहीं लीफ से कनेक्टेड रहते हैं। खाना कहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। तो ये कंपेनियन सेल्स ना आपके कहीं ना कहीं लीफ से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, लीफ से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, लीफ से यहां से कनेक्टेड रहते हैं। तो अब आप सबको पता है खाना कहाँ पे बन रहा है, लीफ में बन रहा है। तो लीफ से खाना आपका, लीफ से जो खाना होता है, फूड होता है, वो कहाँ एंटर करता है, कंपेनियन सेल्स में एंटर करता है। लीफ से खाना, फूड जो है, लीफ से जो फूड है आपका वो कंपेनियन सेल में एंटर किया, ठीक है। और ये करते टाइम पे आपका जो फ्लोएम होता है वो एनर्जी यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये प्रोसेस करने के लिए कि वो खाना आपका लीफ में से कंपेनियन सेल में लेकर के आ रहा है, ये प्रोसेस करने के लिए वो एनर्जी का यूज करता है, दैट इज द एटीपी एनर्जी, ठीक है, दैट इज द एटीपी एनर्जी। अब ये फूड क्या होता है, अगेन एनर्जी का यूज करके कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, अगेन उसने एनर्जी का यूज किया और कंपेनियन सेल ने क्या किया, ये खाना अपने अंदर में से निकाल करके सीव ट्यूब के अंदर भेज दिया, ठीक है। कैसे भेजा, डिफ्यूजन प्रोसेस या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में होता है डिफ्यूजन, वैसे प्रोसेस के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, और आप सबको पता है यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या है, लो है। तो आप लोगों ने अपने 9th क्लास में ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा है कि पानी जो होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है कि नहीं करता है। तो आपका जितना भी जाइलम से पानी है ना वो कहाँ चला जाएगा, सीव ट्यूब के अंदर चला जाएगा। कहाँ चलाएगा, सीव ट्यूब के अंदर धीरे धीरे करके ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू खाना पानी चला जाएगा। अब इसी पानी के अंदर फूड मिक्स होकर के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, ट्रांसलोकेट करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि खाना जो होता है रूट में से लीफ में भी जा सकता है और लीफ में से खाना रूट्स तक भी आ सकता है। और ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि प्लांट्स जो हैं एनर्जी यूज कर रहे हैं किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करवाने में। तो ये आपका फ्लोएम इस तरीके से आपके खाने को पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फूड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन वर्ड फूड के लिए नहीं यूज किया जाता, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट डाउट ले लिया जाता है, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, ट्रांसलोकेशन एंड रूट प्रेशर। प्लीज मैम आंसर राइटिंग का भी एक सेशन कीजिए। ठीक है, डन जी, हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आपको बता देते हैं, ट्रांसलोकेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दी है जी, है ना। आनंद बेटा आप अपना इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी ट्रांसलोकेशन का ही था, बाकी ट्रांसपोर्टेशन और रूट प्रेशर बता देती हूँ मैं आपको। तो होता क्या है रूट प्रेशर में, ये जो रूट्स होती हैं,
रूट्स के अंदर क्या होता है, H2O का अमाउंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। और सराउंडिंग सॉइल जो होती है, सराउंडिंग सॉइल जो होती है आपकी, उसके अंदर पानी का अमाउंट क्या होता है, H2O का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है। तो अब आप सब लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ी ही है, पानी कहां से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो पानी धीरे धीरे करके रूट्स के अंदर एंटर करने लग जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब बताएं होता क्या है, पानी के अंदर दो तरीके की क्वालिटी होती है, पानी के अंदर दो तरीके की क्वालिटी होती है, दैट इज द एडहेशन की, है ना, और एक कोहेशन की। एक तो एडहेशन की और एक कोहेशन की। तो एडहेशन का मतलब ये होता है कि पानी एक दूसरे से चिपक सकता है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक सकते हैं। आप जब पानी को अपने हाथ में उठा करके से नीचे गिराते हो तो आपके हाथ में भी तो लगा रहता है, पानी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, क्योंकि उसके पास एडहेशन एंड कोहेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ ही नीचे जाता है, कभी भी अलग अलग होकर के पानी का मॉलिक्यूल नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर एडहेशन की प्रॉपर्टी होती है, आपस में चिपकने की प्रॉपर्टी होती है। और कोहेशन का मतलब ये होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस से स्टिक हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब रूट्स के अंदर पानी एंटर करता है तो रूट्स के वॉल के साथ, रूट्स की जो वॉल होती हैं, रूट्स की जो इनर वॉल्स होती हैं, उसके साथ भी पानी क्या हो जाता है, चिपक जाता है, कोहेशन हो जाता है। और आपस में भी पानी चिपक करके एक लेयर बना देता है, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे बुक्स पाइल अप करते हो आप, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बुक्स रखते हो, उस तरीके से पानी पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर हो गया जिसके थ्रू आपका पानी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये जो रूट प्रेशर होता है ना, जिसके थ्रू पानी ट्रांसफर हो रहा होता है पूरी प्लांट्स की बॉडी में, ये काफी कमजोर होता है। ये रूट प्रेशर जो होता है ज्यादातर हमारे रात में यूज होता है और उन छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स में यूज होता है जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है। इसकी प्लेस पे आपके जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, वो दूसरा प्रोसीजर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसीजर होता है, सुन लो ध्यान से, होता क्या है ट्रांसपिरेशन में। तो ट्रांसपिरेशन में एक्चुअली में ये होता है कि पानी जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा में से जब पानी आपका वेपर के फॉर्मेट में उड़ रहा होता है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन होने की वजह से पूरे जाइलम में आपके जो प्लांट की बॉडी होती है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे स्ट्रॉ नहीं होता है, स्ट्रॉ में से सारी हवा सक करने के बाद जब आप पानी सक करते हो तो वो ऊपर तक आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उस स्ट्रॉ के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो सिमिलरली ये जो आपका जाइलम होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है पानी को, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है आपके ट्रांसपिरेशन प्रोसीजर के थ्रू, जिसकी वजह से पानी जो होता है रूट्स में से निकल करके धीरे धीरे करके ऊपर मूव करने लग जाता है। स्ट्रॉ देखिए, स्ट्रॉ जिससे जूस पीते हो या आप कोको कोला पीते हो, वैसा ही कुछ काम यहाँ पे जाइलम कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ काम यहाँ पे जाइलम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रेशर जो होते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल एक तो, ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल, और दूसरा आपका जो आपने रूट प्रेशर बताया, ये दोनों साथ में मिलकर के पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बच्चे का डाउट ले लिया जाता है, भाई कौन है जी, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। राजीव बेटा अभी तो मैंने बताया, ट्रांसपिरेशन जो होता है इट्स अ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो आपके हवा में एक्सपोज रहते हैं, ठीक है, हवा में एक्सपोज रहते हैं। हाउ डज इट टेक्स प्लेस, भाई हवा इतनी तेज चल रही है, धूप इतनी तेज है, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी होता रहता है और पानी का लॉस भी होता रहता है। स्टोमेटा आपके प्लांट्स इसीलिए खोलते हैं ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज करा सके, जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी जरूरी होता है। और रोल आपका ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, पानी के ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रांसपिरेशन बहुत हेल्प करता है, जो कि एक ऐसा ट्रांसपिरेशनल पुल बनाता है जिसके थ्रू रूट्स में से पानी ऊपर तक मूव करता है।
डिस्क्राइब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट डिफरेंट तरीके से होता है। देखो रूट्स जो होती हैं वो समवॉट वेस्ट जो होती हैं वो सॉइल के अंदर डाल देती हैं, समवॉट वेस्ट जो होती हैं वो सॉइल के अंदर एक्सक्रीट कर देती हैं, ठीक है। लीफ जो होती हैं, लीव्स जानते हो, लीफ जब पत्तियां सड़ जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उन ड्राई पत्तियों के अंदर भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो शेड हो जाती है, गिर जाती हैं। या फिर आपके स्टेम के अंदर एक जगह प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं लेंटिसिल्स। ये लेंटिसिल्स जो होते हैं इनके अंदर से आपका रेजिन्स, गम्स, ये नाम के वेस्ट मटेरियल निकल रहे होते हैं। तो रेजिन्स, गम्स, ये सब क्या होते हैं, प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपके स्टेम में से एक्सक्रीट होता है। आप लोगों ने हींग खाई है, हींग ऐसा पोएटेडा, तो वो हींग जो होती है एक तरीके का प्लांट का वेस्ट होता है, लेकिन हम खाने में उसको डालते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो प्लांट के लिए ये भले वेस्ट है लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी होती है। तो ये होते हैं आपके प्लांट के वेस्ट जो प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम वाटर रूट्स के थ्रू प्लांट में ऊपर तक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के से जाता है और ट्रांसपिरेशन प्लांट में एक्सेस वाटर की वजह से होता है। तो जब पहले प्लांट में पानी था ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन कैसे हुआ? बेटा ट्रांसपिरेशन ऐसे नहीं होता है सिद्धार्थ। बेटा ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पानी का लॉस होना, है ना। लीफ जो होती है आपकी, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, ठीक है। और जब ये स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। जब ये स्टोमेटा ओपन होता है तब ये स्टोमेटा के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है गैसियस एक्सचेंज का, गैसेस जो चाहिए होती हैं प्लांट को वो मिल रही होती हैं, और दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है आपके ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसपिरेशन का। तो अब जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो कंटिन्यूअसली पानी का लॉस हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली पानी के लॉस के साथ साथ आपका जो जाइलम होता है उसमें पानी की प्रेजेंस क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो यही ट्रांसपिरेशन एक टाइप का ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट कर देता है। क्या कर देता है? ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट कर देता है। क्या कर देता है? एक ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट कर देता है जिसकी वजह से रूट्स में से पानी और ज्यादा ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक साइकिल चलती रहती है। पानी लॉस हुआ फिर पानी को रूट्स में से खींचा जाता है, पानी लॉस हुआ फिर पानी में से रूट्स में से पानी निकाला जाता है ना। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसीलिए हो रहा होता है ताकि इतनी गर्मी में प्लांट का सरफेस ठंडा रह सके। हमको अगर गर्मी लग रही होती तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, हमें पसीना आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि हमें अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, हमें ठंडक चाहिए होती है। तो सिमिलरली प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स अगर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म करेंगे तो उनके अंदर पानी का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा और साथ साथ में क्या होगा, वो खुद को कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। इतनी गर्मी में अपने आप को ठंडक कैसे पहुंचाएंगे वो लोग भी। तो इसीलिए आपका कंटिन्यूअसली स्टोमेटा का ओपन रहता है आपके दिन के टाइम में, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में भी गैसियस एक्सचेंज करवा सके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करवा सके। और ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली जब स्टोमेटा ओपन होता है तो होता रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट होता है। और यही ट्रांसपिरेशनल पुल आपका रूट्स में से पानी को सक करने लग जाता है। जैसे कि आप स्ट्रॉ पेप्सी में डाल करके पानी को या कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो, लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, पानी कम हो जा रहा है तो ट्रांसपिरेशनल पुल जनरेट हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका। आप फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं मनदीप जी का। मैम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट क्यों किया जाता है? बेटा सेपरेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं उनमें सेपरेट इसीलिए होता है क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। हमें क्या, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। अब एनर्जी आपकी तब आपको ज्यादा मिलेगी जब आपकी बॉडी क्या करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन वो तब परफॉर्म करेगी ना जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है तो आपके मसल्स क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और कितनी एटीपी जनरेट होती है? सिर्फ 2 एटीपी, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है। तो एनर्जी अच्छे खासे अमाउंट में आपको मिल सके इसीलिए हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना जरूरी है। और साथ साथ में हमें अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, मतलब हमें अपने बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर CO2 रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड अलग अलग रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा।
और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भाई कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? देखो ऑक्सीजन जो होती है आपकी वो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, उसके साथ ट्रांसपोर्ट की जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में आपका ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके बड़े ही नखरे होते हैं, मैं 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हूंगा, तेरी बात मैं क्यों सुनूं भाई, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला तो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, है ना, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा ये क्या होती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होती है। या फिर ये प्लाज्मा में, आपका ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसमें डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, एक तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, एक में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेट में, और एक में डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में घुल मिल करके आपस में प्लाज्मा में। ठीक है मैम, क्रेब्स साइकिल, बेटा क्रेब्स साइकिल आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। क्रेब्स साइकिल इज ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके जो बॉडी होती है वो किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी जनरेट करती है, ये उस पूरे साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यही स्टेप पढ़ना है कि ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है, वाटर जनरेट करता है, और आपका 38 एटीपी जनरेट करता है। तो क्रेब्स साइकिल की डिटेल आपको अपने 11th और 12th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगी, अगर इनकेस आपने बायो ली तो। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, बेटा हार्ट का फंक्शन यही होता है कि दिल आपका धड़कता है, धड़केगा तभी वो आपके ब्लड को पंप कर पाएगा। जैसे मोटर होती है आपके घर में, मोटर क्या करती है? पानी को आपके टंकी तक पहुंचाती है पंप करके, वैसे ही हार्ट का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, ताकि हर एक ऑर्गन, सेल्स और टिश्यू तक हमारा ब्लड पहुंच सके। ठीक है मैम, ट्रिप्सिन और पेप्सिन में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ट्रिप्सिन जो होता है आपका, ये भी एक एंजाइम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और ये आपका एसिडिक एल्कलाइन होता है नेचर में। क्या होता है? ये एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है। जबकि पेप्सिन जो होता है ये भी आपका एंजाइम ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और ये आपके एल्कलाइन नहीं एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है। पेट के अंदर होता है तो पेट में एसिडिक मीडियम होता है, तो एसिडिक मीडियम में ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है, और एल्कलाइन मीडियम में पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है। तो अपना अपना उसको मीडियम चाहिए होता है, एक सराउंडिंग चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए, तो ये अलग होता है, इस वजह से इनको डिफरेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, my doubt is cohesion and tension, capillary action, and how is food transported in plants, what is lymphatic system and what is hemodialysis। ठीक है, तो कल्पना बेटा मैंने ऑलरेडी आपका ये वाला डाउट क्लियर कर दिया है, ये वाला डाउट भी ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आपका मैं कैपिलरी एक्शन और आपका हीमोडायलिसिस और लिम्फेटिक सिस्टम बता देती हूँ। तो देखो कोहेशन और टेंशन कुछ नहीं होता, पानी जो होता है, पानी के अंदर कैपेसिटी होती है कि आपस में भी कनेक्ट हो सकता है, उसको हम एडेशन कहते हैं। टेंशन नहीं होता बेटा, एडहेशन होगा, वो टेंशन आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा। एडहेशन का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं एडहेशन। और कोहेशन का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस से स्टिक हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं कोहेशन। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है भाई? कैपिलरी एक्शन किस तरीके का कैपिलरी एक्शन आप पूछ रहे हो? ब्लड कैपिलरीज का या इस तरीके की नॉर्मल कैपिलरीज का? और फूड का ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा टाइप का सिस्टम है जिसका मेन काम होता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड को और फैट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, जैसे आपके घर में एक बड़ा सा पाइप लगा होगा जिसमें से मेन पानी आता है, जिसमें से मेन सप्लाई ऑफ वाटर आती है, उसको हमने आर्टरीज लिख दी। ठीक है, अब आपका ये घर बना हुआ है, सपोज करो ये घर बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं जिसको हम एज अ सेल कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो घर है आपके, मेन आपका ये पानी की सप्लाई हो गई, इस बड़े से पाइप को हमने आर्टरीज बोल दिया। ये आपका घर है, आपके घर में छोटे छोटे से नल लगे होते हैं जिसमें से पानी आता है। तो वो जो छोटे छोटे से नल होते हैं वो होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। ये सपोज करो मैंने बना दी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये मैंने बना दी ब्लड कैपिलरीज। और यही सारा पानी जो आपने वेस्ट कर दिया है, जैसे कि खाना बनाने में आप सब्जी धो रहे हो या वॉशरूम जा रहे हो, नहाने के लिए जो पानी यूज कर रहे हो, वो क्या है? आपके ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है, गंदा पानी है, नाली में बह रहा है। तो वो नाली मैंने बना दी यहाँ पे वेन, ये नाली मैंने बना दी यहाँ पे वेन। तो अब होता क्या है, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, सॉरी
ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें से आपका क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, इसमें से क्या होता है, प्लाज्मा, थोड़े बहुत प्रोटीन्स और थोड़े बहुत आपके WBCs लीक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, एंड एंटर इन बिटवीन द टू सेल्स, एंड एंटर इन बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में फंस जाते हैं। उन दो सेल्स के बीच में ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और WBC होता है, इसी को ही हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। ये जो लिम्फ फ्लूइड होता है ये आपका कलरलेस होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस नहीं होती है, सिर्फ कुछ बहुत प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और WBC प्रेजेंट होती है, और कलरलेस या फिर हल्का सा येलोइश कलर का होता है, बहुत ही लाइट पेल येलो कलर होता है इसका, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं लिम्फ। अब जैसे आपकी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो आपके ब्लड को डिफरेंट टिश्यूज तक और सेल्स तक फ्लो करवाती हैं, सिमिलरली हमारा ये जो लिम्फ फ्लूइड है ये आपका लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है। किसके थ्रू फ्लो होता है, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है। ये लिम्फ कैपिलरीज ना आपकी ब्लड कैपिलरीज के पैरेलल रन कर रही होती हैं, ठीक है। ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं इकट्ठा होकर के क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने बोला ये आपकी लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये क्या है आपकी, ये जो सेल्स के बीच में से और ब्लड कैपिलरीज के बीच में से फ्लो कर रही है रेड कलर की, ये हो गई लिम्फ कैपिलरीज। इसी के अंदर आपका लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ फ्लूइड। ये लिम्फ कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होकर के क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं आपके सारे लिम्फ को कहां ड्रेन कर देता है, इट ड्रेन्स इनटू वेना कावा, इट ड्रेन्स इनटू वेना कावा, ठीक है, कहां पे ड्रेन कर देता है ये सारे लिम्फ फ्लूइड को, वेना कावा के अंदर, ठीक है, वेना कावा के अंदर फ्लूइड को ड्रेन कर देता है। तो एक्चुअली में लिम्फ फ्लूइड की डेफिनेशन ये होती है कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, दो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं लिम्फ फ्लूइड। ये कलरलेस होता है, आपके फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसके एब्जॉर्प्शन में, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपने विलाई पढ़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो विलाई होती है उसी के अंदर ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ ये लिम्फ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं जो स्पेसिफिकली फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और ये सारे फैट को, प्रोटीन्स को, WBC को और प्लाज्मा को कलेक्ट करके आपकी लिम्फ कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल में डालती हैं, पोर करती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स इस पूरे लिम्फ फ्लूइड को पोर कर देता है आपके वेना कावा में। ये होता है आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम फैट का डाइजेशन भी करवाता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करवाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में WBCs प्रेजेंट होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और साथ साथ में ये क्या करती हैं, एक्सेस फ्लूइड जो गलती से आपके टिश्यूज के बीच में फंस गया है उसको वापस से ड्रेन करने का काम करती है, ठीक है। चलो, व्हाट इज हीमोडायलिसिस? बेटा हीमोडायलिसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हम आर्टिफिशियल किडनी जो होती है उसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है उन पेशेंट्स में जिनका किडनी खराब हो गई होती है, तो उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर, क्योंकि भाई उसमें किडनी खराब हो गई है तो नाइट्रोजनस वेस्ट हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को उस पेशेंट की बॉडी में से हटाने के लिए हम हीमोडायलिसिस का प्रोसीजर करते हैं, जहां पे आर्टिफिशियल किडनी को यूज करके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, ठीक है। चलो, हाँ मैम, if renal artery brings the oxygenated blood to the kidney and renal vein takes other blood to the heart, that means only oxygenated blood has nitrogenous waste। हाँ जी बेटा, ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और वो पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होकर के जब आपके रीनल वेन के अंदर जाता है तो रीनल वेन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, ठीक है। आगे समझ में, इजी है, सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स दैट आर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? देखो भाई, मेन ऑर्गन्स आपके किडनी होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, क्या होती हैं, पेयर ऑफ
किडनीज, जिनका काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन करवाना, क्योंकि इन्हीं पेयर ऑफ किडनीज के अंदर नेफ्रॉन नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाना। कहां लेकर के जाना, यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाना। और यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है आपके यूरिन को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर करना। क्या करना, टेम्परेरीली स्टोर करना यूरिन को, ठीक है। और आपकी यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट होती है, एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। ये काम होता है आपका, सिंपल, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय जाइलम, ये बता चुकी हूं बेटा मैं ऑलरेडी। एंड नेफ्रॉन की फंक्शनिंग जो होती है वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन हेल्प करता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन हेल्प करता है, बता देती हूं एक बार अगर किसी को डाउट है तो। देखो नेफ्रॉन जो है इस तरीके से यू शेप्ड कैप्सूल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोमैन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये यू शेप्ड कैप्सूल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। इसी बोमैन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से टफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। ये बोमैन कैप्सूल आपका फर्दर कनेक्ट होता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। ये लूप ऑफ हेनले हुआ आपका, हाँ सॉरी गड़बड़ बन गई, ठीक है। चलो तो एक बार लेबल कर लेते हैं। ये आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द पीसीटी, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये वाला पोर्शन होता है डीसीटी, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी बोलते हैं। और ये लास्ट पोर्शन होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये लास्ट पोर्शन होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो अब भाई होता क्या है यूरिन फॉर्मेशन में, तो आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस ब्लड, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है दैट इज द यूरिया, यूरिक एसिड, वो आपका इधर से दैट इज द एफरेंट आर्टीरियोल से आपके ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है। और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, साथ साथ में आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये भी आपके फिल्टर होकर के छन्नी की तरह बोमैन कैप्सूल में एंटर कर जाते हैं। फिर बोमैन कैप्सूल से ये पूरा का पूरा सब्सटेंस जो होता है एंटर करता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, जिसमें सेकंड प्रोसीजर होता है दैट इज द टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का। अब एक बात बताओ, गलती से फोन गिर जाएगा आपका तो वापस से उठाओगे कि नहीं उठाओगे, कॉमन सी बात है। सिमिलरली हमारे बॉडी के लिए पानी जरूरी है, ग्लूकोज जरूरी है, अमाइनो एसिड जरूरी है, तो इनको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर हमारा जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एंटर करता है लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में, जहां पे क्या होता है, जहां पे टिब्यूलर सिक्रीशन करते हैं, आयंस को सिक्रीट किया जाता है इन डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के अंदर, ताकि अगर कोई भी जो ऑस्मोटिक बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, आयंस का जो बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर सके। तो ये पूरी फंक्शनिंग होती है आपके नेफ्रॉन की, जो यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। मैम न्यूट्रिशन इन अमीबा वाला कंसेप्ट फिर से समझा दो बेटा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखो जैसे कि ये आपका अमीबा है, ठीक है, अमीबा ने जैसे ही फूड पार्टिकल को देखा, सपोज करो ये अमीबा ने फूड पार्टिकल को देखा, तो अमीबा फॉर्म करता है आपका सूडोपोडिया। इस तरीके से अमीबा आपका सूडोपोडिया की फॉर्मेशन कर देगा, फॉल्स पीट बोलते हैं ये जो है आपकी, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। ये फॉल्स पीट की फॉर्मेशन कर देता है और सूडोपोडिया जो होता है आपका इस तरीके से फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। एनगल्फ करने के बाद आपका अमीबा कुछ इस तरीके से दिखेगा,
अमीबा जो होगा आपका इस तरीके से दिखेगा, जिसके अंदर एक फूड वैक्यूल की प्रेजेंस होगी, ठीक है, और उसी के अंदर फूड पार्टिकल होगा। ये आपका फूड वैक्यूल बन गया, और इसी फूड वैक्यूल के अंदर आपका पूरा का पूरा फूड पार्टिकल क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसी को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसी मटेरियल को अमीबा यूज करके एनर्जी जनरेट करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, इजेस्ट आउट कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका न्यूट्रिशन वाला अमीबा करता है, और इस पूरे प्रोसीजर को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो, here we go with the next question. मैम विच टाइप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओमनीवोरस है? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी कार्निवोरस जैसी ही इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, हमारी कार्निवोरस जैसी ही इंटेस्टाइन होती है। प्लीज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन इन शॉर्ट। ऋषि बेटा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। गुरप्रीत बेटा एंजाइम्स के डिफरेंट फंक्शन मैंने सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए हैं, और अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन से पहले मैंने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। लर्नोलॉजी बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस क्वेश्चन को आंसर किया है, आप वो देख सकते हो। नेफ्रॉन वाला भी अभी बेटा जस्ट अभी बताया था। लिम्फ बता चुकी हूँ बेटा, अभी जस्ट बताया था, एंड दिस हैज एंडेड। तो बस देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे तो भाई एक डाउट का सेशन है, आपके चैप्टर है 5, जिसमें अनगिनत आपको डाउट आने वाले। इसी अनगिनत डाउट्स को केटर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम सब आपके लिए लाए हैं ये बैच, जहां पे ना सिर्फ आप अनलिमिटेड डाउट सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ, इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो कि हम ही लोग हैं आपको पढ़ाने वाले हैं, वो भी लाइव क्लासेस में। आपको बुक्स की पीडीएफ मिलेंगी ई बुक्स के फॉर्मेट में, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होगी आपकी, हमारे डेली हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस सेशंस होंगे आपके, मिड टर्म्स की प्रिपरेशन होगी और प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन, और साथ में वीकली आपके एक अलग से डाउट सेशन रखे जाएंगे जहां पे हमने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसके डाउट सॉल्व होंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी एक बैच में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से, बस एक लिंक पे क्लिक करके, जो आपका कुछ इस तरीके से अभी दिखाती हूं, जो आपका कुछ इस तरीके से आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वेट अ सेकेंड, अभी दिखाती हूं। अगर आप इसी तरीके से सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये अवेलेबल है आपके आकार बैच का लिंक, जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, वो भी पूरे साल भर के लिए। मतलब ये सारी चीजें आपको पूरे साल भर मिलने वाली हैं, वो भी जस्ट ₹1499 पूरे 1 साल के लिए। और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 90% बैच आपका फुल हो चुका है। 10th ऑफ जून से भाई ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप पीछे ना रह जाओ, इसके लिए फटाक से ज्वाइन कर लो ये बैच। आप मेरा कूपन कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज द KBPB। और जो भी चीजें मैंने जस्ट आपको बताई हैं, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है, आप खुद चेकआउट कर सकते हो। भाई इतना अच्छा बैच पूरे साल भर के लिए मेरे को तो नहीं लगता कहीं भी आपको मिलने वाला है, जहां पे मिड टर्म्स, डाउट सेशंस, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है हमारे साथ में। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस लिंक को क्लिक करके सेशन को बैच को ज्वाइन कर लो। तो बस अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अनदर डाउट सेशन में, जो मैं जल्द ही रखूंगी आपके लिए। बस आप उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं सारे अपडेट्स दूंगी जब भी मैं लाइव आऊंगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है। तो बस अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एडम हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।